हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है फिजिक्स का और काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन। इसका एक वीडियो हम दे चुके हैं और अब इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बिना क्लासेस पे। जैसा कि मैं बताया हूँ इसके पिछले वाले वीडियो में कि काइनेमेटिक्स वन डायमेंशन के सिलेबस 8 है, उसमें मैंने एक्स्ट्रा एक 9 जोड़ दिया रिलेटिव मोशन, इसलिए अब 9 हो गया, लेकिन एक्चुअली 8 है। अब देखा जाए कि जहाँ मैंने लिखा था मैकेनिक्स और इसी में लिखे थे स्टैटिक्स और दूसरा था डायनामिक्स और यही था काइनेमेटिक्स। और दूसरा था प्रॉपर डायनामिक्स। तो इस चैप्टर्स में जो हम लोग काइनेमेटिक्स को फोकस कर रहे हैं, देखा जाए कि ये जो स्टैटिक्स है इसका मतलब क्या है, बहुत ब्रीफ में बता रहे हैं। काइनेमेटिक्स का बाद में चर्चा करेंगे, पहले इसको थोड़ा बताते हैं कि स्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, जिसके अंदर में अगर एक पार्टिकल है तब उस समय यहाँ पर नेट फोर्स 0 होता है, और जैसे अगर ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो जाए या रिजिड बॉडी हो जाए तब उस समय नेट फोर्स 0 और टॉर्क 0। तो अभी ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी को अभी छोड़ दिया जाए, खाली समझा जाए नेट फोर्स 0। और ये वाले जो भी अभी हम पढ़ा रहे हैं स्पेशली वो करा रहे हैं मैकेनिक्स ऑफ ए पार्टिकल, जबकि ये एक और होता है ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। तो 2 टॉपिक्स है इसमें, तो स्पेशली हम लोग इसमें चर्चा करेंगे इसी का, और इसको अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में, मतलब रोटेशनल डायनेमिक्स जब आएगा तब उसका चर्चा करेंगे। तो यही वर्ड यहाँ पर भी रन करेगा कि स्टैटिक्स ऑफ ए पार्टिकल, स्टैटिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, यहाँ भी आएगा। तो बेहतर होगा कि लिख दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑफ ए पार्टिकल, फिर आएगा ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, और आएगा इसी में एंड रिजिड बॉडी। यहां भी लिख देते हैं रिजिड बॉडीज, टोटल फॉर्म कर देते हैं। ओके, तो अब देखा जाए कि यहां भी उसी तरह जब स्टैटिक्स की भी बात करेंगे तो अभी इसी को ही बात करेंगे, और ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अभी बात नहीं करेंगे, जब ये रोटेशनल चैप्टर में आएंगे तब बात करेंगे। और इसमें भी जब आएंगे तो फिर यही वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि किसका काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स ऑफ ए पार्टिकल और स्लैश दे करके ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। यहां भी वही हाल करेंगे इसको, इनको बाय बाय या इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, स्वागत है आपका। और अभी इस पर हम लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉपर डायनेमिक्स का मतलब हो गया न्यूटन लॉ
इंक्लूडिंग फ्रिक्शन, यही वाला है न्यूटन लॉ इंक्लूडिंग फ्रिक्शन। क्योंकि फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है, इसलिए न्यूटन लॉ में फोर्स आता है, इसलिए फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो उसको भी मर्ज कर दिया गया है। और इसको भी अभी हम लोग टाटा कर रहे हैं, बाय बाय, मैंने उस पर चर्चा नहीं कर रहा। तो यहाँ पर जो भी है पार्टिकल के लिए नेट फोर्स 0 है, तो जैसे ही नेट फोर्स अगर 0 होगा तो बोल सकते हैं कि दो ऑप्शंस आएगा। इसके लिए बता रहे हैं कि स्टैटिक्स ऑफ ए पार्टिकल जहाँ की नेट फोर्स 0 होता है, अगर चाहे तो इसको एक्चुअली लिखना चाहिए वेक्टर के फॉर्म में, लेकिन हमारा वन डायमेंशन की बात हो रही है, इसलिए वेक्टर साइन नहीं भी देंगे तो सही है। और इसी के दो ऑप्शंस होंगे, इसको बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा आएगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और दोनों मिल करके इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0 और इक्विलिब्रियम का मतलब नेट एक्सेलरेशन भी 0। जहां फोर्स 0 वहां एक्सेलरेशन 0, जहां एक्सेलरेशन 0 वहां फोर्स 0। ये मतलब मिलता जुलता है, मतलब सीधा बोल सकते हैं लॉजिक में, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स 0। और यहाँ पर जो स्टैटिक इक्विलिब्रियम लिखे हैं, इसका दूसरा नाम हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। और ये हो गया रेस्ट। इसलिए स्टैटिक्स का मतलब कभी रेस्ट नहीं होता है। स्टैटिक्स का मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन भी हो सकता है, डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और इस समय भी फोर्स 0 रहता है, इस समय भी फोर्स 0 रहता है, कॉमन एक्सेलरेशन भी 0। और ऑफ ए पार्टिकल का बता रहे हैं। अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल रिजिड बॉडी होता तब एक और लाते जिसको ऐसा लिखते कि फोर्स 0 एंड टाउ 0। और अगर यही हायर डायमेंशन रहता 2D 3D तब उसमें वेक्टर साइन आता। किसके लिए? तो स्टैटिक्स के लिए और इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है इक्विलिब्रियम। जब कभी भी इक्विलिब्रियम होता है, कौन चीज किन अवस्था में मैं बोल रहा हूं, ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, तब उसमें फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0 होगा। ओके, ये एक्स्ट्रा थोड़ा हाई प्रोफाइल का चीज बताएं, उसको लिख देते हैं टू वर्ड हाई, मैंने थोड़ा हाई लेवल, क्योंकि हम लोग यहाँ पर तो पढ़ नहीं रहे हैं ये वाला कि ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, लेकिन जब उसमें आएंगे तब उस समय आ जाएगा फोर्स वेक्टर 0 टाउ 0, तब होगा इक्विलिब्रियम, तब होगा वो स्टैटिक्स। माने स्टैटिक्स के समय में ये कंसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, और ये लिंक भी देते हैं स्टैटिक्स के लिए। स्टैटिक्स के इसके लिए जिस समय ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा, रिजिड बॉडी होगा, तो हाई लेवल में फोर्स भी 0 बोलेंगे, टाउ भी 0 होगा। अब पता लगाइए टाउ क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, और ये दो इक्वेशंस रहेगा इक्विलिब्रियम के लिए। और इक्विलिब्रियम फेल कर जाएगा तब ये दोनों में से कम एक नॉन जीरो होगा। ठीक है, और इसको बोलते हैं, जब आएगा टॉपिक्स तब और अच्छा से बताएंगे, क्योंकि 12 सब बातों को एक साथ में बता दूंगा तो कंफ्यूजन चालू हो जाएगी। तो सीधा समझिए कि कैनेमेटिक्स में एक वर्ड आया जिसको बोल सकते हैं कि अगर हम इसको और स्प्लिट करें आगे तो आएगा कि स्टैटिक्स से दो कंसेप्ट निकला, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में रहता है। तो ये शो करता है कि जो कैनेमेटिक्स में पढ़ाया जाएगा
या कहा जाए मैकेनिक्स में पढ़ाया जाएगा तो ये आएगा कॉन्सेप्ट 1 और ये वाला आएगा कॉन्सेप्ट 2। और फिर इसको भी 2 पार्ट में ब्रेक करें। वो क्या है, तो हो सकता है कि ये ऐसा मोशन है, ऐसा काइनेमेटिक्स है जिसके अंदर में 2 पार्ट हो गया। कैसा, तो उसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। एक पार्ट में आ जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, और दूसरा आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन। और जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन होगा, मतलब इसका वेलोसिटी बदल रहा है, और ये 1 डायमेंशन को मैं बता रहा हूँ, तो उसमें भी डायरेक्शन बदलेगा, या तो प्लस डायरेक्शन होगा या माइनस डायरेक्शन में होगा। 2D 3D में अभी नहीं बता रहा। इसके अंदर में 2 आएगा, एक होगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और दूसरा आएगा वेरिएबल मोशन, वेरिएबल मोशन। इसको और एक वर्ड बोल देते हैं, वेरिएबल मोशन। ये हो गया जो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ, और यहाँ एक्सेलरेशन वेरिएबल है, तो वेरिएबल मोशन को बोल सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। एक और नाम है इसका, वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसको बोल सकते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन। और ये हो गया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो अब देखा जाए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 तो हो गया, जिसको मैंने लिखा है ये वाला, जिसको बोल सकते हैं रेस्ट। रेस्ट शो करता है कॉन्सेप्ट 1 को। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन शो करता है कॉन्सेप्ट 2 को। और जहां पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, ये शो करता है कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट 3, ये वाला है कॉन्सेप्ट 3। और ये वाला हो गया कॉन्सेप्ट 4, यह कॉन्सेप्ट 4, कॉन्सेप्ट 4। अर्थात यहां जो लिखे हैं इसको एक सर्किल बना के लिख देते हैं 4, यहां लिख देते हैं 3, और यहां पे लिख दे रहे हैं 2, और यहां लिख दे रहे हैं 1। कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 और कॉन्सेप्ट 4। मतलब 9 के सिलेबस में और 11 के सिलेबस में फर्क बस यही है कि ये वाला भी 9 में रहता है, 11 में रहता है, ये भी 9 में रहता है, 11 में रहता है, ये भी 9 में रहता है, 11 में रहता है, ये वाला 9 में नहीं रहता है। अर्थात कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3 और ये सब तीनों स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 11।
कॉमन इन स्टैंडर्ड 9 एंड स्टैंडर्ड 11। कॉन्सेप्ट 1 2 3 एकदम कॉमन है, सेम है, लेकिन खतरे की निशान कहां पर है? कॉन्सेप्ट 4। और यहां पर आ गया एक्सक्लूसिवली फॉर स्टैंडर्ड 11, मतलब इंजीनियरिंग। और यहीं पर चालू हो जाता है स्केलर कैलकुलस। स्केलर कैलकुलस ऑफ या इन वन वेरिएबल। मतलब कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे यहां पर, कॉन्सेप्ट जो 4th है उसी में आएगा एक्सक्लूसिवली फॉर स्टैंडर्ड 11 एंड इंजीनियरिंग, और इसी में यूज होता है स्केलर कैलकुलस इन 1 डायमेंशन। मतलब यहीं पर डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ग्राफ एंड फंक्शन और हायर मैथमेटिक्स और जो 11 12 की मैथमेटिक्स है सारा पढ़ा जाता है, तभी जाके समझ में आएगा। और कैनेमेटिक्स को ऐसे भी कहा जाता है कि इट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। जिनको कैनेमेटिक्स समझ में आ गया, फिजिक्स समझ में आ जाएगा। और मैकेनिक्स के अंदर का ये एक ग्रेट टॉपिक्स है, महान टॉपिक्स है, इसलिए पहले इस पर फोकस करके अच्छा से पढ़िए, अच्छा से समझिए। तो इतना लिखने का एनालिसिस का मतलब क्या है कि इस चैप्टर से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आपके सामने में आएगा, पहले न्यूमेरिकल को कैटेगराइज किया जाता है कि क्वेश्चन को देखते साथ आप समझें कि वो फाइलम ए का क्वेश्चन है, माने कॉन्सेप्ट ए का है, कि फाइलम बी का है, मतलब 2 नंबर कॉन्सेप्ट का है, या फाइलम सी का है, माने कॉन्सेप्ट नंबर 3 का है, या अल्टीमेट फाइलम 4th मतलब कॉन्सेप्ट 4 का है। तो सबसे पहले जज किया जाता है कि ये 4 में से कौन है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाते हैं, मोल कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्री क्या है, महान चैप्टर है। तो सबसे पहले तो लिमिटिंग रीजन खोजिएगा ना रिएक्शंस का, ए और बी रिएक्ट कर रहा है और सी डी बन रहा है। तो जब तक ए और बी में पता नहीं लगाइएगा लिमिटिंग रीजन कौन है और एक्सेस रीजन कौन है, तो लिमिटिंग रीजन को ही रेफरेंस लेकर के यूनिटरी मेथड लगा करके मिली इक्विवेलेंट या बोल सकते हैं मिलीमोल या ग्रेविमेट्री, यूडोमेट्री या फैक्टर लेवल मेथड से न्यूमेरिकल बनाए जाते हैं। और वहीं पर बच्चे कमजोर होते हैं, मोल कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्री बच्चे को आता ही नहीं है, फंडा ही नहीं है। तो यहाँ भी समझिए उसी तरह है कि कितना भी 9+ का इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा वो ग्राफ में, फंक्शन में और कैलकुलस में फंस जाएगा। वो कितना भी हल्ला करेगा हम बना देंगे। अरे बना क्या दोगे? एक तो कॉइन को अगर हम ऊपर की ओर फेंक दें या पत्थर को फेंक दें नीचे आए, बोलेंगे जाओ एक्सेलेरेशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ खींच के लाओ, वो खींच नहीं सकता है। इवन जो अच्छे स्टूडेंट होंगे 11 12 पढ़ लिए उन लोगों को कुछ उसका ग्राफ नहीं खींच कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इसलिए पढ़ने का तरीका होगा कि क्वेश्चंस को पहले ढूंढा जाता है कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। जैसे वहाँ केमिस्ट्री में आया ना कि मोल कांस्टेंट स्टोइकियोमेट्री में ए और बी रिएक्ट कर रहा है, आंसर गायब है कि क्या होगा, ऐसे नहीं रहता केमिस्ट्री में। ए और बी रिएक्ट कर रहा है, आंसर क्या पता चला मालूम नहीं है। तब बोले सर हमको तो मालूम है, बहुत अच्छी बात है, तुमको मालूम है, हमको तो नहीं मालूम है। तो बोलेगा क्या मालूम है? बोलेगा सर सी और डी। वाह बहुत अच्छा आंसर दिया था, बहुत बढ़िया विद्वान है तुम। अरे सी और डी क्या है वही तो पता लगाना है, अरे सी डी बोलने से हो जाएगा। तो ए और बी फिक्स कुछ दिया है और इसको निकालना है, इतना आसान नहीं होगा। अरे इतना जान जाओगे तो पूरा ऑर्गेनिक चैप्टर, पूरा इनऑर्गेनिक चैप्टर का रिएक्शंस कंप्लीट हो गया, प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। तो बचा क्या? उसके बाद तो खाली न्यूमेरिकल बनाना है फिजिकल केमिस्ट्री का। तो ऐसा मत सोचो कि फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल बनाने के लिए ऑर्गेनिक का जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक का जरूरत नहीं है, सारा चीज़ का जरूरत है। और केमिकल प्रॉपर्टीज हो या फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, सारा प्रॉपर्टीज उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग से पता चलता है। इसलिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बॉन्डिंग चैप्टर अच्छा से पढ़िए। और उसको ठीक करने के पहले आपको तो पूरा समझ लीजिए कि पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर्स
और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बहुत चीज पढ़ना चाहिए, सब एक दूसरे से लिंक है। तो यहाँ समझा गया, ऐसी 2 लाइन आया केमिस्ट्री का तो मैं लाइन इस पर जोड़ दिया। यहाँ सीधा फोकस करो जिस पर मैं बात कर रहा हूँ कि जहाँ भी क्वेश्चंस चौथा लेवल में होगा कैलकुलस से बनेगा, लेकिन जहाँ भी अगर क्वेश्चंस पता चल गया कि नहीं चौथा लेवल में नहीं है, वह तो क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन में यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन, तो समझ जाइए कि ये तो आसान है यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन। तो इसलिए यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन का जब क्वेश्चन आएगा तो इसके इक्वेशन ऑफ जो मोशन के फार्मूले हैं वो हम लोग को समझना होगा, और अभी हम इसी को फोकस करेंगे और 4 का बाद में चर्चा करेंगे। आज का स्पेशली ये 3 नंबर का चर्चा है, और इसके पहले आएगा जो कंसेप्ट नंबर 2 है यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, इसी को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और इसके पहले आएगा रेस्ट, अर्थात 4 वर्ड याद रखो। पहला 1 नंबर में रेस्ट, 2 नंबर में यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, और तीसरा आएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और लास्ट में आएगा वेरिएबल मोशन। अब वेरिएबल मोशन का यहाँ मतलब है एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन, इसी का दूसरा नाम लिख देते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन, तो जैसे ही कोई क्वेश्चंस मिले काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन का, तो लिख देते हैं फॉर काइनेमेटिक्स 1D। जब भी काइनेमेटिक्स 1D का कोई क्वेश्चंस होगा उसमें हमेशा पहला रेस्ट, तो रेस्ट हो गया मतलब स्टैटिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन हो गया, नेट फोर्स 0, नेट एक्सेलरेशन 0, और उस समय बोल सकते हैं कि वो पहला कॉन्सेप्ट आएगा। फिर आएगा दूसरा कॉन्सेप्ट डायनेमिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की जगह यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, और एक कॉन्सेप्ट नंबर 2 हो गया। और जैसे यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशंस होगा तो ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 3, और जैसे इससे अगर और आगे बढ़ेंगे तो आ जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर 4, अर्थात इसमें लगेगा कैलकुलस। वो भी कैलकुलस कैसा, तो सिंगल वेरिएबल रहेगा, इंडिपेंडेंट, और डिपेंडेंट तो हमेशा सिंगल रहता है। सिंगल डिपेंडेंट में जनरली y लिखते हैं और इंडिपेंडेंट में x लिखते हैं। तो जब ये टॉपिक्स आएगा चौथा तब डिस्कशन करेंगे, और अब इसके बाद के जो टॉपिक्स में आएगा वो आएगा कि पहला जो इसके बाद का जो वीडियो हम बनाएंगे, क्योंकि इसी में अब इसको हम रोकेंगे क्योंकि और समय नहीं है कि और हम इसको आगे बढ़ा सकें, लेकिन इतना का कंक्लूजन खाली क्या निकला कि अगर हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स, तो इसके बाद वाली क्लास में हम देंगे कि काइनेमेटिक्स किस चिड़िया का नाम है, अर्थात काइनेमेटिक्स किसको बोलते हैं, काइनेमेटिक्स को डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ काइनेमेटिक्स के अंदर में कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी बार बार आते रहता है और क्या उसका लिंकेज है, और फिर उसके अंदर के जो न्यूमेरिकल्स होंगे, जो 9 कॉन्सेप्ट हम लिखे हैं वो कैसे एक दूसरे से लिंक है, तो उस लिंक में सबसे हाई प्रोफाइल में आएगा कैलकुलस, अर्थात कैलकुलस मतलब सिंगल वेरिएबल वाला स्केलर कैलकुलस, और उसी के लिए मैथ की क्लास में ऑलरेडी हमारा चल रहा है क्लास, और अच्छा खासा उसका वीडियो दे चुके हैं। आप उस वीडियो को पढ़िए, और अब जो उसमें डिफरेंशिएशन का थोड़ा और लेवल बढ़ा करके जो कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन करा रहे हैं। फिर उसके बाद आएगा एक्सप्लिसिट फंक्शंस, कंप्लीट हो जाएगा ये सब, तब आएगा इम्प्लिसिट फंक्शन का, तब आएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का, पैरामीट्रिक फंक्शंस का, तब उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन आएगा जो सब फिजिक्स में यूज होता है। तो इसीलिए ये 4 ही टॉपिक्स चलेगा इसके बाद वाली क्लास में, लेकिन सब एक बार में तो होगा नहीं। तो इसमें जो हम नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो स्पेशली पहला होगा ये 3 नंबर पर। तो नेक्स्ट क्लास में इंतजार कीजिए, ये यूनिफॉर्मली एक्सटेंडेड मोशन का अच्छा खासा डिटेल में डेप्थ में बताएंगे, और जब वो हो जाएगा
तब उसी के बताने के क्रम में यूनिफॉर्म वेलोसिटी और रेस्ट भी क्लियर कर देंगे। और जब ये खत्म हो जाएगा तब हम आएंगे वेरिएबल मोशंस में। तो ये है एक सिस्टम पढ़ने का, खाली किताबी ज्ञान जैसा किताबें के लाइन बाय लाइन अगर हम सिलेबस लिख दिए हैं और गाय बकरी बैल जैसा उसी तरह पढ़ाते रहें तो उससे आपका एक पैसा फायदा नहीं होगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको द बेस्ट मटेरियल मिले और इसको एक कॉन्सेप्ट के रूप में दिमाग में रखिए। फिर इन सारा एप्लीकेशंस के लिए एक हम नया और एक बनाएंगे जिसमें कि रहेगा कि जो बच्चे 6, 7, 8 के हैं और वो बिना थ्योरी पढ़े हुए भी डायरेक्ट IIT JEE एडवांस के क्वेश्चन बनाएंगे, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथ में भी। तो वो भी बहुत जल्दी हमारा चालू होने वाला है, उसके लिए थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन ये जो चल रहा है अभी खाली कंसेप्ट का है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और फिर इसके बाद वाले वीडियो में इसी को कंटिन्यू करेंगे और इसी तरह हम लोग कंटिन्यू लगे रहिए। पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो काम आएगा, और इस वीडियो को लगातार देखिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और पूरा एंजॉय कीजिए, पढ़ाई मन से कीजिए। और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सारा वीडियो लगभग 56 वीडियो डाले हुए हैं, तो उसको पढ़िए। ओके, थैंक यू, सी यू अगेन, बाय।